हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द सोर दैट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स जो पेप्टिक अल्सर उस कंडीशन को कहा जाता है जब इसोफेगस देन स्टोमक या फिर ड्यूडेनम इन तीनों सेगमेंटेशन से कहीं पर भी अगर म्यूकोसा लेयर में अल्सरेशन या सोर हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। देन बेसिकली इसमें ड्यूडेनम पार्ट भी आता है। ये जो पेप्टिक अल्सर है ये क्यों होते हैं इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी फैक्टर के। तो फर्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया। मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्यूबेशन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। देन एच पाइलोराई, दैट इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, या फिर हम कहेंगे एसिडिक कंटेंट की वजह से, ज़्यादा एसिडिक की वजह से ईसोफेगर बार बार रिफ्लेक्स होने लगता है। देन म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो जाता है, उसका जो इरोजन भी हो जाता है। देन उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। इरोजन फ्रॉम स्टोमक एसिड। कुछ कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं विच कुड लीड टू इंक्रीज एसिड फॉर्मेशन, एंड जो एसिड की वजह से इरोजन होता है उस चीज़ को फ्रस्टिलेटेड करती है। हम ऐसे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें से सबसे पहला हमारा ड्रग है। पेशेंट को किसी भी एक कंडीशन के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से, ड्रग की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। देन एसिडिक कंटेंट की वजह से इरोजन स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल आते हैं लाइक एस्पिरिन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये कुछ एग्जांपल है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। देन इसके बाद लाइफ स्टाइल हैबिट की बात करते हैं। स्मोकिंग करने की आदत है तब भी अल्सर होंगे। देन ड्रिंकिंग एल्कोहल, बहुत ज़्यादा क्रोनिक तरीके से एल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है तो उसकी वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन होते हैं। या फिर रेडिएशन थेरेपी देंगे तो उसमें जो रेडिएशन की वजह से हाई फ्रिक्वेंसी होती है उनसे भी अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। देन स्टोमक कैंसर भी होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। डल और ग्रैविंग पेन, मीन्स बहुत ही डल पेन रहता है लेकिन पेन का जो पैटर्न है वो ऑल टाइम रहेगा। मीन्स डिस्कम्फर्ट जो पेन होता है, ग्रोविंग पेन या फिर डल पेन भी कहते हैं ऐसे। हीमोरेज में अल्सर नॉन ब्लीडिंग अल्सर हो सकते हैं या फिर ब्लीडिंग अल्सर भी हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन द मिड एपिगैस्ट्रियम, जो मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसमें बर्निंग होने के चांसेस होते हैं। मीन्स जो पायरोसिस है उसमें भी बर्निंग होती है चेस्ट में। शार्पली लोकलाइज्ड टेंडरनेस, जो इसोफेगस या फिर स्टोमक है उसमें अल्सर है, आप ऊपर की स्किन में टच करेंगे तो बहुत ही शार्प पेन होता है। टच करने पे जो पेन होता है देन इट इज़ कॉल्ड द टेंडरनेस। पायरोसिस मीन्स वही होता है, बर्न, हार्ड बर्न मीन्स चेस्ट में पेन होता है और बर्न भी होता है। वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जब भी पेशेंट खाना खाएगा तो डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं होगा तो उसे कॉन्स्टिपेशन भी होगा, देन डायरिया भी होगा और वॉमिट जैसा भी फील होगा। मेलाइना मीन्स स्टूल के साथ जब ब्लड आना उसे हम मेलाइना बोलते हैं। ब्लॉटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा एयर भरा हुआ पेट में हो तो उसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट बैरियम स्टडी होती है, मीन्स रेडियोग्राफिक एनालिसिस इसमें बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। एंडोस्कोपी में हम एंडोस्कोपिक एंटर करेंगे विद कैमरा और देन इसमें क्लियर पता चल जाएगा, एक पिक्चराइज निकल के आएगी, उसमें पूरा पता निकल चल जाएगा अल्सर है या फिर कहाँ इरोजन है, अल्सर बड़ा ब्लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा एंडोस्कोपी में। बायोप्सी हम करेंगे, इसमें टिश्यू कल्चर के बारे में पता लगाएंगे। गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसोफेगस में 24 आवर का पीएच मॉनिटाइज कर सकते हैं हम। इन सब केसेस से पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ इरोजन है या फिर अल्सर हो रहा है।
मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं तो फर्स्ट वन एंटीबायोटिक, इसमें इन्फेक्शन होगा उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। बिस्मिथ साल्ट, जो एसिड की वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, बिस्मिथ साल्ट, देन इसको हम एंटी एसिड की तरह भी वर्क करेंगे। प्रोटोन पंप इन्वर्टर एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म, जो डिस्कम्फर्ट फीलिंग कम हो जाएगी उसके लिए होता है। स्ट्रेस रिडक्शन होना चाहिए, रेस्टलेसनेस होना चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। देन डाइटरी मॉडिफिकेशन, ऑयली स्पाइसी ये फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट, वैगोटॉमी मीन्स जो वैगस नर्व है, जो क्रेनियल नर्व के थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, ये जीआई के ऑर्गन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ वैगस नर्व की जो ब्रांचेस हैं उन्हें थोड़ा बहुत कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि एसिडिक प्रोडक्शन कम हो जाए, देन उसे हम वैगोटॉमी बोलते हैं। पाइलोरोप्लास्टी, जो पाइलोरिक जो सेगमेंट है वो स्टोमक का सबसे एंड वाला पार्ट होता है, जिसके बाद ड्यूरेनम स्टार्ट हो जाता है और देन स्प्रिंटर की तरह ये वर्क करती है। स्टोमक और ड्यूरेनम के बीच में जो स्प्रिंटर है ये ओपन हो जाती हैं और क्लोज होती हैं। जब भी फूड को स्टोमक से ड्यूरेनम की तरफ एम्प्टी होना होता है तो पाइलोरक की लेयर अल्सर जो हो जाते हैं उसको हम रिपेयर कर देते हैं पाइलोरक की लेयर में। ओके, देन हम उसको बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टी। एंड ट्रैक्टोटॉमी मीन्स जो पाइलोरिक एरिया जिसमें हम कट ऑफ करके ऊपर अपर पार्ट को स्टोमक और ड्यूडेनम को हम वहाँ से एंट्रियोमोसिस कर देते हैं, मीन्स जॉइन कर देते हैं, सो दैट इज़ एंट्रियोटॉमी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।